हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य जो एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, उन सारे एग्ज़ाम को लेकर के हम इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। प्रश्न है, गिग इकोनॉमी के लाभ को रेखांकित करते हुए इसके समक्ष जो विद्यमान चुनौतियां हैं उसका विश्लेषण करना है। तो ये प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न को हम जो अभी वर्तमान में जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसके वजह से जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, इसको हम समझेंगे और किस तरीके से हम आंसर राइट की फ्रेमिंग करेंगे, आंसर लिखेंगे कि जब हमारा एग्ज़ाम होगा इस पैंडेमिक के बाद उसमें हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें। इसके साथ साथ हम ये जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी रूपरेखा को समझ सके, ये समझ पाएँ कि गिग इकोनॉमी क्या होता है, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत को किस प्रकार से ये प्रभावित करता है, सरकार का इसमें क्या अहम रोल हो जाता है, या इसको फिर किस तरीके से हम अपनी अर्थव्यवस्था को समझते हुए आगे बढ़ा सके। इन सारे परिदृश्य को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें, और उसके बाद जो भी आपके जवाब रहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजिए। चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उसकी हमें फ्रेमिंग करनी होती है। फ्रेमिंग करते समय हमें सबसे पहले वो जो प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसको बताने से पहले हमें ये बताना होता है कि वर्तमान में वो उसका पूछा जाने का परिदृश्य क्या है। तो हम संदर्भ के रूप में इसे प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, मानव अपने उद्देश्य काल से ही स्वयं व अपने आश्रितों के जीवन निर्वाह हेतु प्रकृति के उत्पादक कार्यों में संलग्न रहा है, जिससे उसकी आय सुनिश्चित होती रही है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की कार्य की अवधारणा बदलती रही है, साथ ही कार्य के प्रकृति को प्रभावित करने के कारणों में भी बदलाव होता रहा है। परिवर्तन के इसी क्रम में ही हाल के वर्षों में काम की ऐसी नई अवधारणा जन्म ली हुई है जिसे यहाँ पर गिग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो हम कुछ ऐसा एक फ्रेमिंग कर सकते हैं, पूर्व के समय से लेकर के वर्तमान में जोड़ सकेंगे इस प्रकार से। फिर हम यहाँ पे वर्तमान में क्या हो रहा है वो जोड़ देते हैं। इससे पहले कि गिग इकोनॉमी वैश्विक रूप से अपना प्रसार कर पाती, वह वैश्विक महामारी कोविड-19 के चपेट में आ गई। दुनिया भर में ऐप आधारित नौकरियों का विश्लेषण करने वाली एक ऑनलाइन फर्म है जिसका नाम है यहाँ पर ऐप जॉब्स ने एक डेटा रिलीज़ किया है, एक शोध किया है। उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण गिग इकोनॉमी में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस महामारी के दौरान मांग में कमी के कारण गिग इकोनॉमी में कार्यरत कर्मचारियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। चूँकि भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में लगभग इस समय 27 गुना लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। 27 गुना मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 लोगों में से 27 लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। ये अभी डेटा रिलीज़ की गई है। फिर इसको हम समझेंगे किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। तो देखिए, इन सारी चुनौतियों के बीच में हमें ये समझना होगा कि गिग इकोनॉमी क्या होता है, गिग इकोनॉमी से तात्पर्य क्या है, ये हमें समझना होगा सबसे पहले। तो हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक एक करके पॉइंट वाइज हम इसको समझेंगे और एक एक बिंदुओं को हम परिभाषित करेंगे। तो देखिए, गिग इकोनॉमी एक ऐसी मुक्त व्यापार बाजार है जहाँ पर पारंपरिक पूर्णकालीन रोजगार की बजाय अस्थायी रूप से कार्य का प्रचलन होता है। देखिए, इस बिंदु से तात्पर्य ये है कि कोई एक व्यक्ति ए है, वह अपने योग्यता को परिभाषित करता है, वह अपने स्किल को डेवलप करता है, वह चाहता है कि वो किसी ऐसे जगह पर बंद करके काम ना करे, किसी अनुबंध में काम ना करे। तो वो क्या करता है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई करता है। उस अप्लाई के बेसिस पे उसको वहाँ पर नौकरी दी जाती है, उसको कार्य दिया जाता है एग्रीमेंट के तहत। वह जब काम कर देता है तो उसको छोड़ देता है, फिर वो दूसरी जगह चला जाता है। इस प्रकार के जो कार्य होता है इसको यहाँ पर गिग इकोनॉमी के रूप में परिभाषित किया गया है।
फिर क्या होता है, इसके तहत कंपनियां या संगठन अपनी अल्पकालीन या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करती है। स्वतंत्र श्रमिक से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर फ्रीलांसर्स होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर यहाँ पर स्वतंत्र श्रमिक होते हैं जो कि एक छोटे समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए उनके साथ एग्रीमेंट होता है, वो कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद वो जो फ्रीलांसर होता है वो छोड़ करके जा सकता है। यदि अपने एग्रीमेंट को वो आगे बढ़ाना चाहता है तो उस कंपनी से बात कर सकता है और उनके साथ कार्य करता रह सकता है। ऐसे श्रमिकों में फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, प्रोजेक्ट आधारित श्रमिक और अस्थायी या अंशकालीन श्रमिक आते हैं। फिर ऐसे श्रमिक एक बार कार्य या प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी रुचि के अनुसार दूसरे कार्य या प्रोजेक्ट की आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर देखिए, एक संस्था है जो विश्वव्यापी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से है ने ये कहा है, उसके अनुसार क्या परिभाषित किया है कि पूरी दुनिया में गिग इकॉनमी का प्रसार तेजी से हो रहा है। दरअसल केंद्रीकृत संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डैशबोर्ड, वास्तविक समय कार्य निर्धारण जिसे हम रियल टाइम शेड्यूलिंग कहते हैं के कारण क्या हुआ है कि तकनीकी विकास ने गिग इकॉनमी के लिए एक बाजार निर्मित कर दिया है। तो वहीं स्टार्टअप संस्कृति के उद्भव ने इसे लोकप्रिय बना दिया है। देखिए क्या होता है, यहाँ से समझना होगा कि कोई एक कंपनी है, जैसे कि अमेरिका की कंपनी है, उसने क्या किया कि कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। उस कंपनी का जो सर्वर है वो अमेरिका में स्थित है, लेकिन उसने क्या किया और उसके जो सब सर्वर हैं उसने कई देशों में स्थापित कर दिया। उसकी वजह से वह कई देशों में अपने कार्य को संचालित कर रहा है। कई जगह उसने अपने जो आउटलेट से उसको ओपन कर दिया है। तो यह जो पूरा का पूरा शेड्यूलिंग हुआ है, ये पूरा का पूरा जो परितंत्र विकसित हुआ है, इस परितंत्र ने क्या किया कि अलग अलग जगह पर लोगों को कम समय के लिए, अधिक समय के लिए नौकरी सृजित कर दिया है। इसे ही यहाँ पर परिभाषित करने की कोशिश करी है जो फर्म है मैकिन्से ने। देखिए, अब हमने ये परिभाषित कर दिया कि गिग इकॉनमी क्या है। अब हमें बताना होगा कि इससे लाभ क्या है। लाभ को बताएंगे, फिर इसके साथ साथ हमें ये समझना होगा, फिर अन्य तरीके से जोड़ना होगा। तो देखिए, जब हम इसके लाभ की बात करेंगे तो इसके जो लाभ है उसको विश्वव्यापी रूप से परिभाषित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी एक परिदृश्य में आकर के ही इसे परिभाषित कर दें, तो हम वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इस पूरी की पूरी इकोनॉमिक तंत्र को। तो देखिए, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के भी गिग इकॉनमी का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है, जो इसके विशेष लाभों को परिभाषित करता है। जैसे कि गिग इकॉनमी का सबसे बड़ा लाभ है, इसका लाभ की बात करें तो इसमें है कि उच्च कौशल युक्त मानव संसाधन की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता। एक शोध के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से संबंधित 40% कंपनियों को आवश्यक योग्यता युक्त प्रतिभा खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रतिभा संपन्न गिग कर्मचारियों की उपलब्धता उनकी समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत करती हैं। देखिए दोस्तों, इस बिंदु के माध्यम से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि सपोज दैट आप मानिए कोई कंपनी किसी कैंपस में आती है प्लेसमेंट्स के लिए, तो उसको क्या होता है, बहुत ही सारे लोग मतलब स्टूडेंट्स के बीच में से उन्हें कुछ छांट करके लेके जाती है, तो उन्हें कितना सारा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन दूसरी पर्पस में क्या होता है, जब कभी होता है, आपने देखा होगा कि एक ओपन टेस्ट कराया जाता है, उस ओपन टेस्ट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उन पार्टिसिपेंट्स में से वो सिलेक्शन होता है कुछ लोगों का, और वो सिलेक्शन के बेसिस पे फिर उनका रिक्रूटमेंट होता है। तो ये 2 प्रोसेस होता है, कंपनी या तो कैंपस में जाती है या फिर कंपनी ऑनलाइन टेस्ट करा देती है। तो ये दोनों प्रोसेस के माध्यम से देखा जाए तो जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो गिग इकॉनमी के परिप्रेक्ष्य में सामने आता है, जो कि कंपनी को लाभ पहुँचाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उन्हें एक फ़िल्टर किया हुआ एक क्रीम पार्टिसिपेंट्स मिलता है उन्हें, और काम कराने के लिए उन्हें फ़ायदा हो जाता है यहाँ पर। इस संदर्भ में कंपनियों का दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है कम श्रम लागत में आसानी से काम करवा लेना। तो कंपनियों को श्रम लागत में कमी के 2 तरीके हैं। एक तो उन्हें गिग प्रणाली के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण खर्च व ऑफिस व्यय में बचत होती है। दूसरा, उन्हें क्या होता है, कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले अंशदान संबंधी व्यय से मुक्ति मिल जाती है। देखिए यहाँ से क्या तात्पर्य है, इसके माध्यम से यह होता है कि वो जो गिग कर्मचारी होता है वह बहुत सारी पहले से ही कोर्सेज करके आता है, बहुत सारी ट्रेनिंग पहले से करके आता है। तो कंपनी को क्या होता है, कंपनी उसको लिए वहाँ पर कोई विशेष प्रकार से ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं कराना पड़ता है।
दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, कंपनी ने उस व्यक्ति को यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट जो बनाया है उसका शॉर्ट टर्म के लिए है, उस काम के लिए है, तो इसलिए उसको वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वो नहीं लेके आ पाता है उसको। और जब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके नहीं आता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है कंपनी को उससे ये फ़ायदा होता है कि उसे बहुत सारी जो सुविधाएँ देनी होती है वो उसे नहीं देता है। तो यहाँ से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गिग इकोनॉमी के माध्यम से। फिर गिग इकोनॉमी में कंपनियों को तीसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, तो गिग इकोनॉमी में कंपनी को तीसरा बड़ा सबसे लाभ ये होता है कि उनकी बाहरी मानव संसाधन तक पहुंच आसानी से हो जाती है। इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है कि यदि कोई अमेरिका की कोई कंपनी है तो वो भारतीय मार्केट में आना चाहती है तो क्या करेगी, वो यहाँ के लोगों को ही नौकरी दे देगी। तो उनसे क्या होगा कि उससे जो अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति है वहाँ पर बैठे बैठे वो यहाँ से आधा काम संचालित जो किया जा रहा है उसको वहाँ पर संपन्न कर देगा। या भारत की जो कोई कंपनी है वो दूसरे देशों में जाकर के आधे कार्य को संपन्न करा सकती है। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है इसको यहाँ पर एक वैश्विक रूप से परिदृश्य प्रस्तुत कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने पूर्णकालीन कर्मचारियों की तुलना में गिग कर्मचारियों से अधिक बेहतर परिणाम सामने आता है। और इसके अतिरिक्त कंपनियों को एक सबसे बड़ा लाभ के रूप में जो प्राप्त होता है वो होता है कि गिग जो कार्मिक होते हैं उत्पादों व सेवाओं के विकास में नवाचार और तेजी लाते रहते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी नया कर्मचारी होता है वो अपनी इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ नया करने की सोचता है और वही नया करने का जो तरीका होता है वो कंपनी को लाभ पहुंचा देती है। फिर यहाँ पर अगर हम गिग इकोनॉमी के लाभों को गिग कर्मी जो होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्मियों को सबसे बड़ा लाभ होता है और उन्हें एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। इससे को यदि मैं परिभाषित करूं मेरे शब्दों में तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कोई व्यक्ति है वह क्या करता है, उसके पास जो भी अलग अलग तकनीक है, जो भी उसके पास अलग अलग जानकारियां हैं उसके माध्यम से वह कई अलग अलग कंपनियों में अप्लाई कर देता है। उस अलग अलग कंपनियों में वो अलग अलग अपनी योग्यता के अनुसार काम लेता है और उस काम के आधार पर उनके काम को संपन्न कर देता है। तो उसके साथ फ़ायदा ये होता है उसे कि वह अलग अलग कंपनियों से अलग अलग रूप से यहाँ पर पैसे का अर्जन करता है। तो यहाँ देखा जाए तो उस व्यक्ति ने एक ही समय में कई जगह से काम किया और कई जगह से अलग अलग रूप में पैसा अर्जित किया। तो इससे फ़ायदा अल्टीमेटली किसे होता है, इससे फ़ायदा होता है यहाँ पर गिग कर्मचारी को जो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने में दक्षता हासिल कर लेता है। फिर यहाँ पर कर्मियों जो होते हैं, यहाँ पर कर्मियों के संदर्भ में गिग इकोनॉमी का अन्य सबसे बड़ा लाभ इससे महिलाओं को मिलने वाला लाभ है। भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामान्य तौर पर देखा जाता है कि महिलाएं विवाह को की जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसके निर्वाह के उपरांत तथा जो पशु का मतलब यहाँ पर उसके शिशु का जब प्रजनन होता है तो देखभाल करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए पूर्णकालीन कार्मिक के तौर पर अपनी भूमिका को निरंतर नहीं कर पाती है। तो उस परिदृश्य में क्या करना पड़ता है, उस परिदृश्य में उसे गिग इकोनॉमी या गिग कर्मचारी के रूप में कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में उनके बेरोजगार होने या आगे बढ़ने की जो आपसी प्रतिस्पर्धा है उसमें वो बिछड़ जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, गिग इकोनॉमी जो होती है, गिग कर्मचारी का जो ऑप्शन है वो उनके लिए ओपन हो जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है उन्हें कि जब भी उन्हें मन करता है कार्य करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए वो कार्य करने के लिए सामने आ सकती हैं। नहीं समर्थ हो पाती है तो वो उस कार्य को छोड़ सकती हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है। फिर यदि हम गिग इकोनॉमी को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 है या फिर हम औद्योगिकीकरण क्रांति 4.0 कहते हैं, उसका गिग इकोनॉमी से क्या संबंध है, हमें ये भी परिभाषित करना होगा। तो देखिए, अर्थशास्त्री हैं एक जिनका नाम है पे रोनाल्ड कोस है, उन्होंने इसको परिभाषित किया। उन्होंने इसको किस प्रकार परिभाषित किया है कि देखिए, कोई भी कंपनी तब तक फलती फूलती रहेगी जब तक कि चार दीवारी में बैठा कर लोगों से काम कराया जा सके। बाजार में जाकर काम कराने से सस्ता होता है ये वो इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो कि कंपनी स्थापित करता है या कोई दुकान खोलता है, तो यदि वह दुकान खोलता है और वहीं वह सामान को सेलिंग करता है, लोग उसके पास खरीदने आते हैं, तब तक तो उसे फ़ायदा है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में बाहर जाएगा बेचने के लिए,
तो उसको यहाँ पर कई संसाधनों को खर्चा करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा उठाना पड़ेगा, कई लोगों को उसके साथ फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है, उसका श्रम बल के साथ साथ उसका जो आर्थिक बल है वह भी कहीं ना कहीं कंज्यूम होता है, कहीं ना कहीं खर्च होता है। तो इससे वो खर्चा उसका बढ़ जाता है। लेकिन यदि वही काम को वह घर में बैठ कर के संचालित करे तो उसका वो खर्चा बचेगा और उससे उसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कोई भी कंपनी यदि बाजार में जाकर प्रत्येक विशिष्ट काम अलग अलग विशेषज्ञों से कराती है या लागत कंपनी के सामान्य लागत से कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह एक निश्चित वेतन पर लंबे समय तक के लिए लोगों को नौकरी पर रखने के बजाय बाजार में जाना पसंद करेगी। फिर औद्योगिक क्रांति 3.0 में वैश्विकीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन, फिर इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, फिर यहाँ पर लिबरलाइजेशन ने बाजार में निकल कर काम लेना आसान बना दिया था। फिर यही कारण है कि बड़ी कंपनियां तेज़ी से बंद होने लगी और छोटे छोटे जो आउटसोर्सिंग फर्म्स थे उन्होंने इसकी जगह ले ली। इससे तात्पर्य क्या हो रहा है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि 90 के दशक में बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर वैश्विकीकरण हुआ था भारत में। तो वैश्विकीकरण होने से या ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर ये हुआ कि बहुत सारी जो कंपनीज थी बाहर की, इंडिया से बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनीज, वो इंडिया में आई और फिर उन्होंने क्या किया, वो छोटी छोटी कंपनियां थी लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ किया वो एक बड़ी कंपनी हो गई। जैसे कि जब भारत में डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कंपनीज थी। फिर उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ा अपना एक स्टार्टअप के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में वेंचर बन चुकी है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, आप अमेज़न देख सकते हैं, आप ओयो रूम्स देख सकते हैं, आप पेटीएम देख सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी स्टार्टअप्स थी, लेकिन आज के समय बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अनअकैडमी है, बायजू है, वेदांतु है, ये सारी की सारी क्या है, इसी के उदाहरण हैं। फिर औद्योगिक क्रांति जो 4.0 है वह क्या है, वह मुख्य रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी पर आधारित ये सारे के सारे फॉर्म हैं ये। फिर क्या होगा कि ये कंपनियां जो है अब तक वैसे ही लोगों की ज़रूरत जैसी रही है, उन ज़रूरतों के साथ ही अपनी दक्षता को परिभाषित करती रही हैं और उसी के आधार पर ये जो उनका प्रोजेक्ट होता है वह काम किया जाने योग्य बनाया जा सका है। फिर औद्योगिक क्रांति 4.0 के कारण हमारे कार्य करने के तौर तरीकों में भी व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी जैसे तमाम तकनीक अब आपस में मिल करके एक बहुत ही अच्छा उत्पादन निर्माण करने की जो क्रांतिकारी परिवर्तन है उसमें ये दक्ष दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो कोविड-19 पैंडमिक है, इस समय आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन है वो बहुत हद तक आज के समय हमारे डेस्कटॉप के सामने सीमित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो बाहर जाने के लिए सक्षम नहीं हैं। हमारी जो मीटिंग्स हुआ करती थी पहले, हम फिजिकली जाकर के अटेंड करते थे, अब वही मीटिंग क्या हो गया है कि हमारा एक डेस्कटॉप पे सीमित हो चुका है, हमारे मोबाइल पे होने लग गया है। तो इवन सरकारें जो है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी आपस में जो कन्वर्सेशन हो रहा है ये सारा का सारा डिजिटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से यहाँ पर संभावित हो पा रहा है। तो यह कहा जा सकता है यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकीकरण है, क्रांति है 4.0, यह अपने एक अच्छी शुरुआत में दिखाई दे रहा है। फिर हमें दोस्तों ये समझना होगा कि इस गिग इकोनॉमी में चुनौतियाँ क्या क्या है। यदि हम चुनौतियों को नहीं समझ पाएंगे तो हम ऑब्वियसली मान के चलिए कि हम बिल्कुल भी इसमें जो परिणाम है, अच्छे परिणामों की संभावना हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए, कर्मियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनके समझ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गिग इकोनॉमी में उन्हें सामाजिक सुरक्षा के उपायों और श्रमिक अधिकारों के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के लाभ, बीमार होने पर अवकाश तथा ओवरटाइम वेतन जैसे लाभ उन्हें हासिल नहीं होता है। कंपनियों द्वारा गिग कर्मियों को कभी भी काम से हटाया जा सकता है, यानी उन्हें कार्यकाल की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस जैसे लाभों से वंचित होना पड़ता है उन्हें। गिग कर्मियों के परिप्रेक्ष्य में दूसरी बड़ी समस्या ढांचागत क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित है। भारत जैसे विकसित देश में औद्योगिकी का उन्नत ढांचा शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से बिजली उपलब्ध हो पाती है। इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वह भी उतनी उन्नत नहीं है।
ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए गिग इकॉनमी का लाभ उठा पाना एक बहुत ही दूभर सपने के समान हो जाता है। फिर कर्मियों के जो कंपनियां होती है, कंपनियों के संदर्भ में गिग इकॉनमी की चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती कंपनियों की कार्य संस्कृति को प्रभावित होने से बचाना। जैसे कि गिग कर्मियों में अस्थायी कर्मचारी होने से उनमें टीम भावना की कमी का हो जाना, जिससे कंपनियों की कार्य संस्कृति नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो जाती है। फिर कंपनियों की समक्ष दूसरी बड़ी चुनौती जो है वह है महत्वपूर्ण डेटा व भविष्य की योजना का रूपरेखा, जो कि गोपनीयता से संबंध देखी जाती है। चूँकि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो काम कर रहा है उस कंपनी में, लेकिन वह परमानेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा वह, उस कंपनी की जो जानकारी जो उसे दी गई थी 1 या 2 महीने के अंतर्गत, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जब काम करने जाएगा तो क्या करेगा वो वहाँ पर उसे रिवील कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पुरानी कंपनी होती है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये एक तरीके से गलत हो जाता है। फिर कंपनियों के समक्ष तीसरी बड़ी चुनौती भारत में गिग कर्मियों के समुच्चय का अभाव होना। देखिए, भारत में गिग कर्मियों के समुच्चय के अभाव होना ये उस बात की ओर इंगित कर रहा है कि जितने भी यहाँ पे कार्यकुशल लोग हैं जो गिग कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या होता है कि वह अलग अलग रूप में काम करते हैं, वह बिखरे हुए मोतियों के समान होते हैं, लेकिन जब उन्हीं मोतियों को यहाँ पर पिरो दिया जाए, एक माला बना दिया जाए, तो वह सभी एक संगठित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना एक बहुत ही मुश्किल बड़ा चैलेंज है जो कि अभी तक नहीं संभव हो पाता है। फिर इसके अतिरिक्त कंपनियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती गिग कर्मियों के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व आउटपुट से संबंध भी रखता है। तो ये तो सारी बातें हो गई। देखिए, अब हमें समझना होगा कि भारत में क्या प्रासंगिकता है गिग इकॉनमी को लेकर के। तो देखिए, जहां अमेरिका में श्रम शक्ति का लगभग 31% गिग इकॉनमी से संबंध रखता है, वहीं भारत में यह परसेंट लगभग 75% है। लेकिन दोनों देशों के अगर हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका यहाँ पर एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, वहीं भारत एक विकासशील देश है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है। तो ये दोनों में बहुत हद तक उनके आर्थिक जो परिदृश्य है, उन परिदृश्य में बहुत बड़ा एक अंतर दिखा देता है। भारत की अर्थव्यवस्था जहाँ पर 3 ट्रिलियन इकॉनमी के आसपास होने वाली है, वहीं अमेरिका की जो इकॉनमी है वह देखेंगे तो 19 ट्रिलियन के आसपास है। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अमेरिका में 31% श्रम गिग इकॉनमी का भाग इसलिए है क्योंकि वह सक्षम है, जबकि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस व्यवस्था में के हिस्से इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है काम करने के लिए। इसके साथ साथ दैनिक मजदूरी करने वालों को भी यहाँ पर गिग इकॉनमी का हिस्सा ही माना जाता है। फिर भारत में 40% लोग इतना ही कमा पाते हैं जिससे वह अपने 2 वक्त की रोटी खा सके। बचत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है और वे लगातार गरीबी की जीवन व्यतीत करने के लिए अभिशापित हो जाते हैं। फिर एक रिसर्च है, एक अध्ययन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। उनके मुताबिक क्या हुआ है कि अकेले अमेरिका में अगले 2 दशक में 1.5 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में जो तो मानव संसाधन इतना दक्ष है कि उसने गिग इकॉनमी का हिस्सा बनने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत में यह स्थिति नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें सॉल्यूशन देना होगा अंत में जाकर के। तो देखिए, सॉल्यूशन के लिए हम किस प्रकार से चीज़ों को बताएं, तो हमने जो भी ऊपर लिखा है उनमें जो भी हमारे सामने प्रासंगिकता में जो भी चुनौतियां आई हैं, उन्हीं चुनौतियों को लेकर के हमें यहाँ पर सॉल्यूशन देना होगा। तो देखिए, निस्संदेह इस वैश्विक महामारी ने गिग इकॉनमी के प्रसार में ब्रेक लगा दिया है, परंतु इस बात की संभावना है कि लॉकडाउन के बाद इसकी तीव्र गति में प्रसार होगा। ऐसे में सरकारों द्वारा गिग कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी पहली पहल होगी। तो देखिए, हमने चुनौतियों में क्या देखा था, यहाँ पर चुनौतियों में देखा था कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा उन्हें नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा देना होगा। फिर इसके साथ ही सर्वप्रथम सरकार द्वारा गिग कर्मियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर अभी भी उसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो उन्हें परिभाषित करना होगा, कानून बनाना होगा इसके ऊपर। फिर गिग इकॉनमी की बेहतरी की दिशा में सरकार के स्तर पर एक बड़ा प्रयास कुशल मानव संसाधन विकसित करने संबंधी होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि इस मानव संसाधन को संरक्षित रखे, कार्य करने के जो उनकी दक्षता है उसके आधार पर उन्हें परिभाषित करें। फिर गिग कर्मियों को आपस में जोड़ते हुए एक समुच्चय बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर कि इनका जो बिखरा बिखरा एक स्वरूप है, तो इनके बिखरे हुए स्वरूप को यहाँ पर एकत्रित करना होगा, एक ग्रुप बनाना होगा। इस ग्रुप को बनाने के साथ क्या होगा, सरकार को एक मैकेनिज्म भी तैयार करना होगा जिससे गिग कर्मियों की क्षमता व उनकी योग्यता की जाँच की जा सके और उस योग्यता और क्षमता के आधार पर उन्हें कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा सके।
फिर भारत के पास एक विशाल मानव संसाधन की उपलब्धता है। इस संसाधन को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना, इसका उपयोग गिग इकोनॉमी में किया जा सकता है। लोगों को विशेषज्ञतापूर्व कार्यों के लिए विशेष कौशल दिया जाए, इसके लिए अवसंरचना का भी विकास किया जा सकता है। पूर्व की औद्योगिक क्रांतियों के अनुभवों जो भी वहाँ पर प्राप्त हुए, उन अनुभवों का उपयोग करते हुए इन परिवर्तनों में सर्वाधिक प्रभावित समूह का उपयोग करते हुए एक ऐसी कार्य कौशल क्षमता का विकास करना चाहिए जो कि हमारे इस वर्तमान समय के अनुरूप हो। फिर यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि भारतीय की जो भीतर जो भी वांछनीय सुधार की आवश्यकता है, उस वांछनिक सुधार को लेकर के जो असमर्थ होते हैं, उस भावना को यहाँ पर हटाना होगा और एक पॉजिटिव सुधार यानी सकारात्मक भावना पे उत्पन्न करना होगा, ताकि लोग इन सारे कार्य को इकोनॉमी की आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में कुशल हो सके। अतः सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए, जिससे उनकी जो कार्य कौशल की क्षमता है उसमें विकास हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को गिग इकोनॉमी के बारे में परिभाषित किया, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं ये बताया, क्या लाभ है ये बताया, भारत में क्या प्रासंगिकता है, इसको हमने औद्योगिकीकरण क्रांति 4.0 से भी जोड़ के देखा। फिर आगे के हम क्या क्या कर सकते हैं हमने ये भी समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा मैंने प्रश्न और उत्तर समझाया है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि कोई भी यहाँ पे क्वेरी होती है, कोई भी आपके सवाल होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। मेरा फेसबुक पर एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, ग्रुप्स भी हैं अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से, आप उन्हें ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पर अन्य प्रकार की जो भी जानकारियाँ होती है करंट अफेयर से संबंधित, वो वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाया करेंगी समय के अनुसार। ये वीडियो से मैं वीडियो को फेसबुक पर भी अपलोड करता हूँ, लेकिन कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़्यादा प्रीफर करें और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो भी अन्य कोई टॉपिक्स हैं आप लोगों को जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक के पेज पे जाकर के कहीं पे भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उस टॉपिक से संबंधित जानकारी अच्छी से दे सके, आपकी जो कंटिन्यूसली पढ़ाई है उसको मैं जारी रख सकूँ इस लॉकडाउन के समय में भी। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।